हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से हमने एक नई क्लास की शुरुआत की है जिसका आज पहला दिन है और ये रहेगी आपकी प्रैक्टिस सेट। लगाएंगे आज से हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट की कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन हम एक दिन में कंप्लीट करें। अब ये कितना भी टाइम ले सकता है तो थोड़ा टाइम निकाल के बैठना है। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे तो सोचो हमारे एग्ज़ाम तक कितने प्रैक्टिस सेट और कितने क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन जो है वो किस में मिलता है। ये जो इतने प्रकार के जीव हैं, कॉकरोच, खरगोश, मक्खी या प्लेनेरिया, इनमें से कौन है जो पुनरुद्भवन जिनमें पाया जाता है। पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है कि अगर इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी कर दिया जाए तो भी ये अपने जो अवशेष बचे हुए हैं इनसे ही एक नया जीव पैदा कर लेता है। ये पुनरुद्भवन कहलाता है। और ये इनमें से किस में पाया जाता है। कॉकरोच में नहीं होता, खरगोश भी हम जानते हैं नहीं होता, ना ही मक्खी में होता है। ये किस में होता है, ये प्लेन एरिया होता है। एक कीट जैसा होता है, एक जैसे जैसे गौच होती है ना, जोंक जिसको बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का ये जीव होता है। इसमें ये क्वालिटी होती है कि अगर इसको पूरी तरह से नष्ट भी कर दोगे, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, अगर ये क्षतिग्रस्त भी हो जाता है तो भी ये अपने अंदर से एक नया जीव पैदा कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है। ठीक है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है। गोलाकार, कुंडलिनीकार, रेखाकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जीन्स एक्स वाई किस टाइप में होते हैं। क्या वो गोल होते हैं, नहीं होते। क्या वो कुंडली में होते हैं, नहीं होते। वो कैसे हो, रेखाकार होते हैं। एक्स और वाई देखा होगा आपने, इस टाइप के होते हैं। ये इस टाइप के होते हैं, देखा होगा। ये एक्स हो गया है ना, और ये इस टाइप से मिलकर ये वाई हो गया। इस टाइप से होते हैं। ये कैसे होते हैं, रेखाकार होते हैं, लाइनर होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा है, रेखाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन से हैं। लिंग संलग्न यानी क्या हो जाएगा, आनुवांशिक। तो 6 रोग है क्या, आनुवांशिक नहीं। इसके बाद धनुजांगता नहीं, निकट दृष्टिता नहीं। कौन सा है, वर्णांधता। जो वर्णांधता है हमारा, वर्णांधता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा, मनुष्य में मादा गुणसूत्र स्पष्ट युग्मनज का संघटक कौन सा होता है। मनुष्य में मादा गुणसूत्र स्पष्ट युग्मनज का संगठन जोड़ा एक तरह से कौन सा होता है। तो 22 प्लस एक्स का जोड़ा होता है, राइट। तो इसमें यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होता है। तो ये पाया जाता है आपका RNA। क्या होता है, RNA। ध्यान रखना, पादप में RNA। और नेक्स्ट है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः कौन सा होता है। तो ये होता है आपका DNA। क्या होता है, DNA। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर पाता। तो इसमें होगा आपका ऑस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन। ये इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन ये पाया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, जिसमें 2 लिंग होते हैं, द्विलिंगी होता है। तो कौन सा पाया जाता है, जोंक। कौन सा है, जोंक। ऑप्शन है मधुमक्खी, एस्केरिस, जोंक और मक्खी। तो इनमें से क्या है हमारा करेक्ट आंसर। हमारा सही आंसर है आपका ये जोंक। ठीक है, जोंक हमारा C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है खुराना, वॉटसन एंड क्रिक, कॉर्नबर्ग और निरेनबर्ग। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही कौन सा होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9 का C, कॉर्नबर्ग हैं। इन्होंने क्या किया था, DNA संश्लेषण में, क्या क्वेश्चन था हमारा, DNA का कृत्रिम संश्लेषण किया हुआ था। ठीक है, DNA का कृत्रिम संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने किया हुआ था। अगला है, DNA की खोज
डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किया हुआ था हमारे किसने? मिशर ने। किसने? मिशर ने। डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? मिशर ने की हुई थी। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? उपयुक्त सभी के द्वारा। सभी से मिलकर, इन सभी से मिलकर हमारे क्रोमोसोम बने होते हैं। उनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन है हिस्टोन, न्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोकार्बन या लाइपोप्रोटीन। इनमें से किसके होते हैं? जो हमारे जीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? इसका ऑप्शन होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इससे हमारे जो जीन्स हैं वो बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 का, देख लीजिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 48, 49 या 50। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा आपका 46। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मानव शरीर में 46 होते हैं। और जोड़े में कितने होते हैं? 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय से, गर्भनाल से या एमनियोटिक शेक के द्वारा। तो किसका होता है? सभी को पता है, गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, गर्भनाल के द्वारा बच्चा जो है, भ्रूण जो है वो भोजन लेता है माता के शरीर से। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों के वंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जो नसबंदी कहेंगे कुल मिलाकर। शल्य क्रिया इतना खतरनाक वर्ड यूज़ ना करके इसको क्या कहेंगे आप? नसबंदी कहेंगे। नसबंदी, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वैसेक्टोमी। और महिला को क्या कहा जाता है? महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ठीक है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन यानी उसको गर्भाशय में रोपित करने के लिए, इम्प्लांटेशन यानी रोपित करने के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है? हार्मोन तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए, जिसके द्वारा जो निषेचित अंडाणु है वो गर्भाशय से जाके चिपकता है। ठीक है। इसके बाद एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है भाई? एमनियोसेंटोसिस क्या बताता है? इसके द्वारा क्या चेक किया जाता है? भ्रूण का लिंग। ठीक है, ऑप्शन भ्रूण का लिंग है, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को। तो ये है आपका भ्रूण के लिंग को एमनियोसेंटोसिस। इसमें क्या होता है? बच्चे का भ्रूण चेक किया जाता है कि भ्रूण नर है या मादा है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, ये चेक किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन में सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। ठीक है, जीन के सम्मिश्रण से भी अनुवांशिक विचरण होते हैं, क्रोमोसोम्स में बदलाव से भी और जीन के मिश्रण से भी। इन सभी से क्या होते हैं? लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण होता है, अनुवांशिक गुण आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित कब तक रखते हैं? मतलब निषेचन कब तक हो सकता है? एक बार अगर शुक्राणु मादा शरीर में पहुंच गए तो कब तक वो एक फर्टिलाइज कर सकते हैं किसी अंडे को? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 से 2 दिन। ठीक है, 1 से 2 मिनट तो होगा नहीं, 20 मिनट नहीं होगा, 90 मिनट भी नहीं होगा, ये होगा सीधा 1 से 2 दिन। ठीक है। अगर निषेचित, मान लीजिए निषेचन उस टाइम पे नहीं हुआ है जब उन्होंने मतलब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, तो अगर बॉडी में रहता है स्पर्म तो 72 घंटे के अंदर भी आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? ऑप्शन है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया
इसके बाद जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, क्या इतने बड़े भ्रूण का विकास उतनी सी टेस्ट ट्यूब में हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है, इसमें से क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि जब, इसका क्या होगा आंसर, कि जब निषेचन बाह्य होता है, मतलब ट्यूब के अंदर निषेचन किया जाता है और निषेचन होने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है? मादा शरीर में, उसके गर्भाशय में उसको रोपित कर दिया जाता है। यानी विकास की प्रक्रिया कहाँ होती है? फिर गर्भाशय के अंदर, आंतरिक होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रा, एस्केसिस, केंचुआ या रेशम कीट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा आपका केंचुआ। ठीक है, उभयलिंगी कौन होता है? केंचुआ होता है, पर निषेचन इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर का, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? मतलब गर्भाशय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यूट्रस, यूरेटस, वेजाइना या वल्वा, क्या कहा जाता है? तो देखो, ये वाला और ये वाला थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, यूरेटस और यूट्रस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यूट्रस। यूरेटस नहीं, उसको यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर का, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? XO, XXX या XX या XY। सबको पता है कि इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका XY। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है किसमें? मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा, और है रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म चक्र की अवधि, जब सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया पैरासाइट की एक विखंडन जनन चक्र की अवधि पूरी होने की अवधि। तो इनमें से कोई सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? पीछे के पेज में है, और वो है आपका अंडे की, मुर्गी के अंडे की सेने की अवधि। ये रहेगा इसका आंसर ए। अब आप लोग सोचोगे क्या होता है मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि? तो इसका मतलब होता है मुर्गी का जो अंडा है, वो अंडे के अंदर जो योग होता है वो चूजा जब बन जाता है, मतलब मुर्गी के अंडे में चूजे के बनने की अवधि, मतलब 20 से 21 दिन के अंदर क्या होता है? 19 से 21 दिन के अंदर चूजा जो है बन के तैयार हो जाता है अंडे के अंदर, और फोड़ के फिर वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो 19 से 21 दिन का वो टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अगला रहेगा विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहोगे आप लोग, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा प्रसव। ठीक है, विकसित भ्रूण को, प्रसव को, जब भ्रूण बन चुका है, पूरा विकसित हो चुका है और प्रसव हो रहा है, तो उसको प्रसव ही कहेंगे, अन्य किसी नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कलम। अपन कहते हैं ना कलम लगा रहे हैं, मतलब एक पूरा पादप है, पेड़ है, उसकी टहनी को काट कर ही फिर दूसरे जगह पर रोपित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कलम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? निषेचन का सबको पता ही होगा कि ये डिंब वाहिनी नलिका में किया जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड मिल्क टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट, मिल्क नहीं सॉरी मिल्क, ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, ये आपके कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय चिकित्सा से। इसके बाद गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है किससे बने होते हैं? ऑप्शन है डीएनए, प्रोटीन, इसके बाद आपका डीएनए तथा प्रोटीन और फिर आरएनए। तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए तथा आपके प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन। इसके बाद आएगा हमारा सांड जो संकरण में इस्तेमाल किया जाता है किस देश की स्थानीय उपजाति है? ये देखो, ये किससे संबंधित है? ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से संबंधित।
इसके बाद मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं, तो बच्चे को पता है ये तो कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपके 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र नहीं, जोड़े पूछे ना, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, इसके बाद सामान्य ब्रेड रोटी गेहूँ ट्रिटिकम एस्टाइवम क्या है, कैसा होता है, चतुर्गुणित होता है, शर्त गुणित होता है, अगुणित होता है या द्विगुणित होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 32 का, इसका हो जाएगा षटगुणित हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सामान्य ब्रेड रोटी गेहूँ ट्रिटिकम एस्टाइवम है। नेक्स्ट है, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम पता ही है क्या बोलते हैं, सैरोगेट मदर बोलते हैं। बहुत प्रचलन में है वैसे भी अभी ये, है ना। फिल्म स्टार मोस्टली ये लेते हैं यूज़ में कि उनको अपना फिगर ना ख़राब करना पड़े और माँ भी बन जाएँ, तो सैरोगेसी की मदद वो लेती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बाई पिंड किस में पाया जाता है, क्या है यह क्वेश्चन, बाई पिंड किस में पाया जाता है, 34 का आंसर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए, शुक्राणु, सर्वेली कोशिका, मादा कायिक कोशिका या नर कायिक कोशिका। तो बाई पिंड किस में पाया जाता है, मादा कायिक कोशिका में। ठीक है, ट्रिक समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाई पिंड, मादा, बाई किसके नाम के आगे, देखा होगा पुराने ज़माने में मादा के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता था, क्या लगा देते थे, बाई लगा देते थे। ऐसे कुछ भी नाम है उसके आगे बाई लगा दिया, तो ये मादाओं में पाया जाता है, तो मादा कायिक कोशिका। अब इसके बाद आता है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, तो प्रोस्टेट सभी को पता है, एक ग्रंथि है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, तो ये सबको पता है ये होती है। अब आता है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, तो ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक मियर्सबेर, अल्ब्रेक्ट कॉसेल, फोबल लेवेने या जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का आपका हो जाएगा आंसर फ्रेडरिक मियर्सबेर, इन्होंने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। इसके बाद निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता है, इनमें से मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या एनेलिडो, इनमें से कौन नहीं करता है, तो ये आ जाएगा इसमें एनेलिडो। ठीक है, एनेलिडो क्या नहीं करता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तेजी से मतक, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड या डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर या मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण, इनमें से क्या हो जाएगा 38 का आंसर, इसमें हो जाएगा डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार कौन सा नहीं है, मुकुलन, बाइनरी फिजन, विखंडन या परनिषेचन, इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर 39 का क्या हो जाएगा, इनमें से परनिषेचन, क्या हो जाएगा परनिषेचन, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है परनिषेचन। ठीक है, इसके बाद एक मादा युग्मक में जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जोड़ी की बात हो रही है, गड़बड़ नहीं करना है, 23 जोड़ी। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछते आपसे कि कितने युग्मक क्रोमोसोम होते हैं तो 46, लेकिन जोड़े पूछ ले तो 23। इसके बाद अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन खालिस्तान में होता है, कहाँ होता है निषेचन, सबको पता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसके बाद निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके भूण विज्ञान, फिजियोलॉजी और इसके बाद क्या है आनुवांशिकी या क्रमागत उन्नति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर है आपका भ्रूण विज्ञान, है ना। भ्रूण के निषेचन, विकास, इन सब चीज़ों को किस नाम से जाना जाएगा, आपके भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन 43 देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में क्या हो जाता है आपका, प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या इसमें भिन्न हो जाएगा,
अलैंगिक प्रजनन में इसमें आ जाएगा आपका सी, 43 का सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन में। ओके, 43 का हो जाएगा सी। 44 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? इनमें से कौन जो है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन देख लो पहले, क्या है, बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पर्म या उगमनज। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन करेगा? एंडोस्पर्म। पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, एंडोस्पर्म, मीजोस्पर्म, है ना, ये चीज़ें पढ़ी थी ना आपने। तो एंडोस्पर्म जो होता है पोषक ऊतक प्रदान का कार्य करता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब आगे आता है आपका, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो मुकुलन, वनस्पति प्रजनन, विखंडन, अणुओं का विभाजन, इनमें से क्या हो जाएगा आपका? 45 का इनमें से हो जाएगा सी, विखंडन, ठीक है, जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है, विखंडन के माध्यम से। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी यौन अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन का 1/3 हिस्सा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? 46 का इसमें आंसर हो जाएगा बी, अपने जीन का आधा हिस्सा, ठीक है, अपने जीन का आधा हिस्सा यौन प्रजनन में माता पिता की योगदान होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? पुनर्जनन मुकुलन द्वारा कौन सा जीव प्रजनन कर सकता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या हाइड्रा। तो ये अपन ने कौन सा देखा था, क्या हो जाएगा इसका 47 का? इसका हो जाएगा आपका हाइड्रा, ठीक है। कौन सा जीव पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा कर सकता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बीजाणु स्पोर द्वारा, बाइनरी विखंडन, वनस्पति वंश वृद्धि या बंडिंग, किसके द्वारा होता है? आपका 48 में हो जाएगा आपका बाइनरी विखंडन द्वारा, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन द्वारा, ठीक है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उसे क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं, तारककाय या सेंट्रोमियर, इसको क्या बोलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा 49 का हो जाएगा इसमें डी, सेंट्रोमियर, ठीक है, बिंदु पर मिलते हैं तो सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब आता है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किसके द्वारा? गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुत इजी है, बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गर्भनाल, ठीक है। प्रोजेस्टेड ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय, अंडकोशिका, गुर्दे या लिंग, किसके नीचे होती है? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा, मूत्राशय के नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। अगला है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये पुरुष हार्मोन होता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट किया करता है, ठीक है। अगला है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय तैयार करेगा ना, क्योंकि उसको बच्चे को रखना है अपने अंदर, ठीक है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा वैसे वैसे गर्भाशय अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार करता जाता है, ताकि वो इतना मतलब हैवी बच्चा अपने अंदर कैरी करके रख सके, ठीक है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों के रूपों में पैदा होता है? तो पहला है हाइड्रा, अमीबा, एल्गे या कवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का आपके हाइड्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रा, ठीक है। यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है। अब आता है, गतिशील जीवाणु
कोशिका को यह कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? आइसोगैमेट, युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक, इनमें से क्या बोलेंगे उसको? 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो। नर युग्मक, नर जो होते हैं, पुरुष वर्ग जो होता है सीधा नहीं बैठता, गतिशील ही बना रहता है, उछल कूदी करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। अगला है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा जो है अंडाशय में, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये आ जाएगा आपका बास डेफरेंस, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय। तो कौन लेके आता है कोख में? कौन लेके आता है अंडाशय से? तो ये लेके आता है आपका कौन? ये आपका डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपके फैलोपियन ट्यूब। उसी से होता हुआ आता है। पहले अंडाशय में होता है, फिम्बरे उसको खींचती हैं, फैलोपियन ट्यूब में लेके आती हैं, फैलोपियन ट्यूब से वो धीरे धीरे खसकता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? आपके गर्भाशय में पहुँच जाता है। ठीक है, अगला है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्या रहेगा? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो क्या आ जाएगा आपका? 58 का सी आ जाएगा, गर्भनाल। गर्भनाल के माध्यम से ही बच्चा क्या माँ से पोषण और रक्त की आपूर्ति करता है। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो प्लानारिया, घोंगा, एस्केरिस या स्नेल, कौन होता है? 59 का क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आपका स्नेल। ठीक है, स्नेल ऐसा है जो अपना लिंग चेंज कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ठीक है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? बाइनरी विखंडन द्वारा, अलैंगिक प्रजनन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा या अलैंगिक प्रजनन द्वारा। तो किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? क्या हो जाएगा 60वें का आंसर? लैंगिक प्रजनन द्वारा। ठीक है, अधिक विविधता उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? अब फूल की बात हो रही है। उभयलिंगी जीव कौन सा है? केंचुआ था। और उभयलिंगी या फूल कौन सा है? सरसों, पपीता, तरबूज या खीरा। तो क्या हो जाएगा 61 का आंसर? सरसों। सरसों कैसा है? उभयलिंगी फूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो कितनी बार पढ़ चुके हैं? गर्भाशय। इसका क्या आंसर हो जाएगा? गर्भाशय में ही तो भ्रूण का विकास होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर क्या स्थित होते हैं? मूत्राशय, योनि, अंडाशय या अंडकोश की थैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडकोश की थैली। अंडकोश की थैली ही तो बाहर स्थित होती है अंडाशय के। ठीक है, 63 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो अपन ने अभी देखा था विखंडन के द्वारा कौन सा हो सकता है? प्लानोरिया अपन देख चुके हैं, 64 का आंसर। ठीक है, पहले भी हमने देखा था कि ये जी का है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? प्लानोरिया देखा था ना हमने भी। ठीक है, विखंडन के द्वारा पुनरुद्भवन अपन ने पढ़ा था अभी। ठीक है, प्लानोरिया। आगे देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX, 22 गुणसूत्र प्लस XX, 44 गुणसूत्र प्लस XY या 22 गुणसूत्र प्लस XY। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पूछा है उसने? संयोजन मतलब क्या हो जाएगा आपका? संयोजन यानी क्या हो जाएगा आपका? 44 गुणसूत्र प्लस XX। ठीक है, संयोजन पूछा हुआ है तो इस हिसाब से आपको इसको देखना है। 44 गुणसूत्र प्लस XX। अगला देखेंगे, कहाँ गया? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कहीं कथन सही अपन ढूंढेंगे इसमें से। क्या है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ियाँ ऑटोसोम्स होते हैं और 4 जोड़ियाँ अलैंगिक सेक्स गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो गलत हो गया पहले ही। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। DNA अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशाओं से बना होता है। ठीक है, एक ये इसका आंसर है। तो क्या ये सही लग रहा है आपको?
में भी हो सकता है। आगे देखेंगे अपन। जेनेटिक्स को जेडी वॉटसन ने 1906 में परिभाषित किया था, ये भी गलत। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना, डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ चुके हैं अभी। डीएनए हमारा जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, हमने देखा था अभी। इसके बाद निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, अंडाशय का, युग्मनज का, युग्मक का या रोगाणु कोशिका का। किसका होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप, इसका किसका होता है, आप लोग बताएं जरा। इसका हो जाएगा आपका आंसर युग्मनज। पढ़ते हैं ना, जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज। ठीक है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब मादा में अंडाणु का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडजनन बोलते हैं क्या, रजोदर्शन बोलते हैं क्या, ऋतुस्राव बोलते हैं या कैशोर बोलते हैं। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडजनन कहा जाता है। और जब अंडा बाहर निकलता है तो अंडोत्सर्ग। ठीक है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, रजोनिवृत्ति से, किशोरावस्था से, महावारी से या रजोदर्शन से। तो यौवन की शुरुआत किस चीज़ से होती है, आपके रजोदर्शन से। जैसे ही रजोदर्शन स्टार्ट हुआ यानी उनमें यौवन की शुरुआत हो गई। ठीक है। देखो महावारी भी वही चीज़ है, लेकिन रजोदर्शन यानी पहला आपका पहली महावारी को क्या कहा जाता है, रजोदर्शन। है दोनों एक ही चीज़, ये इसमें ब्लीडिंग होगी, आपकी इसमें ब्लीडिंग होगी। ठीक है। लेकिन महावारी रेगुलर में काउंट होगा और रजोदर्शन यानी पहली बार। अगर पहली बार किसी को दिखा रजोदर्शन मतलब महावारी स्टार्ट हुई तो उसे रजोदर्शन कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य बताना है 70 का। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्या ये सही है, कि सही तो नहीं लग रहा है, नहीं है। किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही होते हैं बस। मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 21 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, नहीं 22 जोड़े होते हैं भाई। अब आता है हमारा द्विगुणित जीव, जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग संलग्न कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का सी, कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पहला पित्त, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा लसिका, चौथा यूरोक्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 का यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। ठीक है। प्लेसेंटा ऊतक द्वारा क्या किया जाता है, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, या भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अपशिष्टों को भी बाहर निकालता है और पोषण भी प्रदान करता है। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा बी आंसर होता। ठीक है। और मतलब सभी होते, ये भी होता, दोनों ही है, अपशिष्टों को बाहर निकालता है। सही आंसर दोनों की पूर्ति कौन कर रहा है, डी। ठीक है। अगला है नर जनन में कोशिकाओं के उत्पादन में क्या होता है, अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका या प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है इसमें से 74 का क्या हो जाएगा आपका, उत्पादन कहाँ होता है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन, यानी कि आपके शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, वृषण में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे खालिस्तान का निर्माण करती हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान
जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तब वो खालिस्तान का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? ये हम भी पढ़ चुके हैं अभी कि युग्मनज का निर्माण करती हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछता है लेकिन है वही जो हम पढ़ चुके हैं। लैंगिक प्रजनन है जब दो या दो से अधिक जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं यानी मिलती हैं, यानी एक्स वाई नहीं, ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों की एक एक कोशिका मिलती हैं तो क्या हो जाता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है इतना इजी क्वेश्चन लेकिन घुमा के पूछ लिया तो कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अगला है गुर्दी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? क्या होता है इसका? बहुत टाइम पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नेफ्रॉन, बहुत स्कूल टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं इसको, है ना, नेफ्रॉन। इसके बाद भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मादा युग्मक, समयुग्मक, जुगेमेट या नर युग्मक? क्या बोलते हैं भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को? 77 का क्या हो जाएगा? मादा युग्मक। ठीक है, भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन सा नहीं बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका या अंडाशय? तो अंडाशय नहीं होगा, ये मादा का होता है। ठीक है, बाकी सारे पुरुष में आते हैं। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है इसका देख लीजिए। अमीबा में प्रजनन होगा लैंगिक प्रजनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा या विखंडन द्वारा। तो 80 का हमारी क्या हो जाएगा? विखंडन द्वारा। ठीक है, विखंडन द्वारा अमीबा में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 2? तो 81 का क्या हो जाएगा आपके? डी। ठीक है, प्रजनन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद प्रजनन को 2 श्रेणियों में। ठीक है, लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इसके बाद आता है हमारा 82 में खालिस्तान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है? उर्वरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, स्वेद या परागण? किसके द्वारा होता है? तो 82 का आ जाएगा आपका उर्वरीकरण। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो सबको पता है 9 महीने का समय लगता है। इसके बाद अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन कैसा होता है? पौधों में, अधिक विकसित जानवर में, कम विकसित जानवर में या कम विकसित जानवरों और पौधों में? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 84 का अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कम विकसित जानवरों में और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, इसके बाद 85 का आएगा परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? बास डेफरेंस में, वृषण में, अंडकोश की थैली में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? कहाँ होता है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका वृषण में। ठीक है, वृषण में ही तो होता है भाई यहाँ शुक्राणु का निर्माण। पेन क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है, आगे देखेंगे प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। किसमें संकुचन के कारण होती है प्रसव पीड़ा? गर्भाशय की दीवारों में। सबको मालूम है ये तो, है ना, आपकी गर्भाशय की दीवारों में संकुचन होता है जिससे प्रसव पीड़ा होती है। इसके बाद वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो वृषणों से हार्मोन द्वारा वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसने आंसर भी दे दिया, प्रश्न भी पूछ लिया, सब इनने ही कर लिया, हमें कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है ठीक है, अगला है 88, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो इसका हो जाएगा शरीर से ऊष्मा। यही बता दे रहे हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर से ऊष्मा की क्षति। मतलब हमारी जो वसा है जो त्वचा के नीचे जमी होती है क्या करती है? ऊष्मा को रोक कर रखती है, बॉडी में गर्मी बना कर रखती है। इसलिए हेल्दी लोगों, जो मोटे लोग होते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा क्या हो जाता है?
गर्मी का एहसास होता है, उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा गर्मी लगती है उनको, है ना। तो क्यों होती है? क्योंकि वसा की मात्रा ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही अंदर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर है, तो गर्मी है ना कुछ ज़्यादा ही उनको लगती है। इसके बाद देखेंगे हम अगला, निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? वृक्क अव्यवस्था, किडनी अव्यवस्था के साथ है, तो क्या है ऑप्शन? वेंटिलेटर, है ना, अपोहन डायलिसिस, या गति प्रेरक, पेसमेकर, या बेसोपेसिंग। इसका आंसर बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम, किडनी का संबंध किससे होता है? डायलिसिस से होता है। 89 का क्या हो जाएगा आपका? डायलिसिस। ठीक है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, क्षुधा शांत करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, या उत्सर्जी पदार्थों का निवारण। तो मुख्य कार्य क्या है आपका? ऊर्जा प्रदान करना। ये बच्चा बच्चा जानता है, हम खाना क्यों लेते हैं? ताकि एनर्जी हमें मिले। इसके बाद हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनन, उत्सर्जन, श्वसन, या पाचन, किससे संबंधित है? तो हमारा आ जाएगा 91 का आंसर डी, पाचन से। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं आपके? पाचन से। इसके बाद निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दे, फेफड़े, हृदय, या यकृत। कौन है इनमें से? सबको मालूम है, किडनी। ठीक है। 92 का ए हो जाएगा कि ये किडनी क्या करती हैं? वाटर को हमारे शरीर में बैलेंस करके रख सकती हैं, और इसको कौन कंट्रोल करता है? ADH, जो वेसोप्रेसिन है वो। ठीक है। अब आगे देखेंगे 93, मानव सूत्र क्या है? सॉरी, मानव मूत्र क्या है? मानव मूत्र है, सूत्र बोल रही हूँ मैं। मानव मूत्र है क्षारक, अम्लीय, न्यूट्रल, या इनमें से कुछ नहीं। तो मानव मूत्र कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, न्यूट्रल यानी कुछ भी नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। 93 का बी। इसके बाद हमारा आएगा 94, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? द्विबीजी पादपों में, एकबीजी पादपों में, उपयुक्त दोनों में, या शैवाल में। तो 94 का क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त दोनों में, द्विबीजी पादपों में भी और एकबीजी पादपों में भी वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं। ठीक है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? एक बीजी पत्रों में और द्विबीजी पत्री दोनों में ही होती हैं। इसके बाद आएगा आपका 95 में क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, या मूत्रमार्ग। इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा आपके? 95 का सी हो जाएगा, गर्भाशय। गर्भाशय जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नहीं होता है। ठीक है। उत्सर्जन में इसका कोई भाग नहीं होता है। किडनी होती है, फिल्टर करके मूत्र को बाहर निकालने का काम करती है, मूत्रवाहिनी भी मूत्र को बाहर निकालने का, और मूत्रमार्ग तो निकालता ही है उत्सर्जन अंग का, लेकिन गर्भाशय नहीं है। ठीक है। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। उन मांसल नलिकाओं को क्या कहते हैं? जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर धकेलती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणी, या पित्त नलिकाएं। इनको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे अपन इसको? इनको बोलेंगे अपन 96 का क्या हो जाएगा आपका? बी, मूत्रवाहिनी। ठीक है। ओके। इसके बाद आएगा आपका मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है। अनाग से मतलब है एक ही अंग, अनाग लिखा हुआ अंग है, जिसे क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी कहते हैं क्या? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, या शुक्रवाहिका। इसमें से क्या बोलेंगे अपन इसको? इसका आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग। यानी मनुष्यों में जो पुरुष का शरीर होता है वहाँ से वीर्य और मूत्र के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। ठीक है। इनके लिए अलग अलग जगह नहीं है, तो एक ही रास्ता होता है दोनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? ध्यान से समझो। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, या प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है। 98 का क्या हो जाएगा आपका? नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहा जाता है? हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ा हुआ था, मुझे क्वेश्चन देखो अभी तक याद है। ठीक है। तो मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है। अगला है
99 का क्वेश्चन का क्या होगा, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो शायद हमने अभी पढ़ा था ये, है ना, पीछे भी पढ़ा हुआ था, ए मादा युग्मक हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट 100 है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर को सही पोषण की आवश्यकता किसके द्वारा होती है, कैलोरी के द्वारा, पानी के द्वारा, विटामिन के द्वारा या प्रोटीन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी के द्वारा। पोषण की आवश्यकता कैलोरी के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन आपने कर लिए और इसके द्वारा कई लोगों के कई सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये हमने काफ़ी हमारे अच्छे निकले हैं, यानी हमसे बन रहे हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे अभी किसका पार्ट है, ये चल रहा है अपना अभी ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। इसी के हमने 100 क्वेश्चन लगाए हैं, तो हम सभी करेंगे। खैर 2-2 3-3 करके हम 2-2 3-3 दिन अभी हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चलने देंगे, फिर कोई और दूसरा पकड़ लेंगे। या आप कमेंट करके बताना आपको क्या चाहिए, कि पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सारे कंप्लीट कर लें क्या, या बाद में वो करें। सीडीपी भी करना है हमको, ये अपना योजनाओं वाला भी करना है, इसके साथ साथ कंप्यूटर के भी करने हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रा कैसे करना है, एक एक दिन सारे करते चलें या एक एक सब्जेक्ट पहले पूरा क्लियर करते चलें। थोड़ा आप लोग कमेंट में गाइड कीजिएगा कैसे क्या करना है, फिर उस हिसाब से अपन वीडियो लाते हैं। करने हैं देखो अपन को सभी हैं, 100 क्वेश्चन अपन को डेली करने हैं। तो एक ही सब्जेक्ट अभी चलने दें या चेंज करते चलें सब्जेक्ट, जैसा ठीक लगे बताइएगा। मैं तो बैठी हूँ यहाँ करवाने के लिए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा अपनी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।